नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना संकट के बीच भी पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंक फैलाना बंद नहीं कर रहा है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 3 दिनों में 2 बड़े आतंकी हमलों में सुरक्षा बल के 8 जवान शहीद हो गए। पहले सोमवार को सेना के कर्नल और मेजर समेत 5 शहीद हुए और फिर कल आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा कि कोरोना संकट के बीच भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद और फेक न्यूज का वायरस फैला रहे हैं। उधर पाकिस्तान ने गुटनिरपेक्ष देशों में सम्मेलन में एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान और हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल दानवीर सिंह रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। थोड़ी देर में कर्नल उत्कर्ष राठौर रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा हमारे साथ हैं, जयपुर से भवानी सिंह हमारे सहयोगी हैं, दिल्ली से अमित पांडे हैं और श्रीनगर से रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले जरा मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, वहां पर क्या तस्वीरें, अंतिम विदाई दी जा रही है? देखिए, मेजर अनुज सूद को अंतिम विदाई दी गई है और यहाँ पर अभी जो उनकी अंतिम विदाई की पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है। हालांकि सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा जा रहा है, इसकी वजह से अंदर ज़्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी गई। मैं दूर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अंदर इस वक्त जो उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो चल रही है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ यहाँ पर उनको अंतिम विदाई दी गई है। इसके अलावा हरियाणा सरकार की ओर से भी राजकीय सम्मान की पूरी यहाँ पर तैयारियाँ की गई थी। और फिलहाल ये जो चंडीगढ़ के मनी माजरा का जो ये क्रिमेशन ग्राउंड है वहाँ पर इस वक्त अंतिम विदाई दी जा रही है। कुछ पूर्व सैनिक यहाँ पर पहुँचे थे जो कि अंतिम विदाई में शामिल होना चाहते थे, लेकिन सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए ये लोग सब बाहर ही खड़े होकर उन्होंने सैल्यूट किया है मेजर अनुज सूद को। और फिलहाल जो काफ़ी लोग हैं जो कि यहाँ पर शामिल होना चाहते थे उनके अंतिम दर्शन के लिए, लेकिन उन्होंने सोशल डिस्टेंस के प्रोटोकॉल की पालना करते हुए बाहर से ही अंतिम विदाई दी, बाहर से ही सैल्यूट किया है मेजर अनुज सूद को। और उनकी बहादुरी की सब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल नम आँखों से परिवार ने मेजर अनुज सूद को अंतिम विदाई दे दी है। उनका अंतिम संस्कार अंदर जो ये क्रिमेशन ग्राउंड है चंडीगढ़ के मनी माजरा का, वहाँ पर जारी है। जी बिल्कुल। और भवानी भी हमारे साथ जयपुर से हैं, जहां पर कर्नल आशुतोष शर्मा जो कि कल पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे जब ये हंदवाड़ा में घटना घटी है, वहां क्या तस्वीर दिखा पाएंगे भवानी आप? देखिए, इस वक्त हम अंतिम संस्कार स्थल के बाहर खड़े हुए हैं और अभी मुखाग्नि दी उनकी पत्नी ने। सेना ने अपने जांबाज अफसर को सलामी देकर विदा किया है। इस वक्त परिवार के लोग मुक्तान स्थल के अंदर हैं। काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ पर थे। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। शहर के काफ़ी लोग पहुँच गए थे। उन्होंने यहाँ पर नारे लगाए और ज़ोर शोर से उसमें उनको अंतिम विदाई दी और ये नारे लगाए कि अमर रहे आशुतोष। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमने देखा कि गुस्सा फूट पड़ा था। लोगों ने जमकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। हमने जब बात की थी अभी कुछ देर पहले उनकी पत्नी पल्लवी से, पल्लवी ने कहा था कि मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं आंसू नहीं गिराऊंगी, मैंने हंसकर विदा करने का वादा किया और वो वादा निभाया। और तब जब हमने देखा कि वो मुखाग्नि देने के लिए पत्नी पास में पहुंची तो उस दौरान तिरंगे को उन्होंने अपने सीने से लगा लिया। कई बार तिरंगे को चूमा उन्होंने और उन्होंने सैल्यूट किया, अपने पति को विदाई दी। पल्लवी ने कहा कि उनके पति जांबाज अफसर थे और वो कई बार बहादुरी दिखा चुके थे। तो उन्होंने कहा कि उनके पति की शहादत पर उन्हें गर्व है। बूढ़ी माँ थी उनकी यहाँ पर, वो भी इस वक्त अंतिम विदाई देने पहुँची है। और हमने देखा था कि माँ ने अपने बेटे को विदा करते हुए आंसू नहीं बहाए और उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। बेटा बचपन से वीर था और आखिरकार जब उसने अंतिम सांस ली तब भी बहादुरी के साथ मिली। और अब आपको ये देखना होगा कि कर्नल आशुतोष बहुत कम होता है कि जब कमांडिंग अफसर लीड करते हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि उनके पति हमेशा फ्रंट से लीड करते थे, इसलिए हंदवाड़ा ऑपरेशन में भी उन्होंने फ्रंट से लीड किया। और उन्होंने फ़ोन किया था उस कुछ देर पहले जब उन्होंने ऑपरेशन के अंदर गए थे, उन्होंने कहा
कि मेरे पे 1500 जवानों की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे पे है, मुझे जवानों की रक्षा करनी है, मेरे एक एक जवान मेरे लिए मेरे बेटे से प्यारा है। और वही फ़र्ज़ कर्नल आशुतोष ने ऑपरेशन के दौरान निभाया और उसी का रहा कि आज जब उनको अंतिम विदाई दी गई, कोरोना काल था, उसके बावजूद शहर से काफ़ी संख्या के अंदर लोग पहुंचे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और उनको अंतिम विदाई दी गई। जी कर्नल दानवीर, ये तस्वीरें देखकर खून खौलता है। हर बार हम ये तस्वीरें देखते हैं और हर बार सोचते हैं कि भगवान आगे ऐसी तस्वीर ना दिखाए, हमारे जवान सुरक्षित रहें। किस तरीके से उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे सर? देखिए, अगर ये पाकिस्तान नाम की बीमारी को अगर रिजॉल्व करना है, मैं इसलिए बीमारी बोल रहा हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान नाम की बीमारी है जिसकी वजह से कश्मीर में हजारों की तादाद में लोग मर गए और रोज कोई ना कोई हमारा सैनिक जो है शहीद होता है। तो ये जो पाकिस्तान का जो विचार है, जो पाकिस्तान की जो सोच है, इसको तोड़ने के लिए पाकिस्तान के टुकड़े करने होंगे और उसके लिए आपको डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री जो सॉल्यूशंस हैं उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये एक दिन दो दिन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायर करके, उनकी कुछ पोस्टें बर्बाद करके या सर्जिकल स्ट्राइक करके या बालाकोट करके अगर हम ये उम्मीद करें कि पाकिस्तान का जो आइडिया है वो बिखर जाएगा, ये हमारी गलतफहमी है। पाकिस्तान के आइडिया को बिखारने के लिए उसको हजारों कट लगाने पड़ेंगे, उसका खून जो है निकालना पड़ेगा, उसकी हिम्मत को तोड़ना पड़ेगा और वो हिम्मत तोड़नी बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें निरंतर, चाहे वहां से कुछ कार्रवाई हो या ना हो, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपने पीओके के अंदर अपनी एक्टिविटी करते रहना पड़ेगा। ये लड़ाई एट्रिशन की है और एट्रिशन की लड़ाई में क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, मिलिट्री पावर ज्यादा है और हमारा जो रिजॉल्व है वो बहुत ज्यादा है, तो हम एट्रिशन की लड़ाई में हम पाकिस्तान को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। सिर्फ एक थोड़ी सी दिशा की जरूरत है। मेरे ख्याल से ये सरकार एक अच्छा काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा और मजबूती के साथ और थोड़ा सा और धक्का अगर लगाएं तो शायद हम ये जो अपना जो मुद्दा है ये हासिल कर सकते हैं और पाकिस्तान को घुटनों पर टेक सकते हैं। जी अमित, जहां पूरा देश जो है वो कोरोना का वायरस ढूंढ रहा है, बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान का जो वायरस है, माफ कीजिए, उसका वैक्सीन ढूंढ रहा है कोरोना का, वैसे ही पाकिस्तान वायरस का भी कोई वैक्सीन ढूंढना होगा। ये वायरस ऐसे खत्म नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल, और जो ये पाकिस्तान जहर का जो वायरस फैला रहा है, आंकड़े भी अर्पिता ये बयां करते हैं कि कितनी उनकी जो कोशिश है वो दुर्दांत है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो करीब 10 सुरक्षा बल, जिसमें सेना के अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल हैं, वो शहीद हुए हैं और सब यहाँ पर जो हमला किया गया है वो आतंकियों की ओर से हमला किया गया है पाकिस्तान की सरपरस्ती में। उनको वो सपोर्ट कर रहे थे, ये पहले भी चला आ रहा था, अब भी चला आ रहा है, लेकिन इस बार क्या अलग है अर्पिता, ये अलग है कि इस बार हमारे देश के जो जवान हैं, सेना है, वो कोरोना वायरस संबंधित जो ड्यूटी है वो निभा रहे हैं। वहाँ पर लॉकडाउन अमल कर रहे हैं, वहाँ पर कश्मीर में मददगार हेल्पलाइन चल रही है, सेना अपना अभियान चला रही है, पुलिस लोगों को मदद कर रही है, ज़रूरतमंदों को अस्पताल पहुँचाया जा रहा है, राशन बांटा जा रहा है। बावजूद इसके जब इस तरीके की कोशिश की जाती है और ऐसे हमारे जवानों पे ऊपर ये हमला किया जाता है, तो साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या सोच रहा है सीमा पार वो दुश्मन। ये जवान लॉकडाउन की ड्यूटी अमल कर रहे थे और ये कर रहे थे। ये जो तस्वीरें साथ में टीवी स्क्रीन पर आप और हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये आंखों में आंसू जरूर ले आएंगे और इस बात की तस्दीक भी कराएंगे कि बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों को जिनकी वजह से हमारे ये जवान शहीद हुए हैं, उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है और उन्हें इस बात का एहसास कराना भी बहुत ज़रूरी है कि देश की तरफ कोई भी निगाहें घुमाएगा तो उस पर बहुत भारी पड़ेगा। कर्नल दानवीर, सरकार के कामों की तारीफ आप कर रहे हैं कि उन्होंने जो कदम उठाया, ठीक है, वो कदम ज़रूरी था, उठा लिया गया, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें हम कब रोक पाएंगे और ऐसे क्या कदम आप चाहते हैं कि सरकार जो है वो कदम उठाए और तब जाकर वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे सही दिशा में? देखिए, बिल्कुल सही दिशा में। जैसे कल प्रधानमंत्री ने दो टूक पूरी दुनिया को बताया कि हमें जो है टेररिज्म का जो वायरस है उसको भी डील करना है। अब उस टेररिज्म के वायरस को
बाकी लोग डिप्लोमेसी और बाकी फ्रंट पे तो डील करेंगे, बट ये फौज को डील करना पड़ेगा अप फ्रंट और आगे बढ़कर। इसके लिए सेना, वायुसेना और नौसेना को आगे आना पड़ेगा और पाकिस्तान को गहरी चोट देनी पड़ेगी। पाकिस्तान को वहां चोट लगानी पड़ेगी जहां उसको सबसे ज्यादा दर्द होता है। जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल का सवाल है, हमें उनकी अग्रिम चौकियों की जानकारी है। हम वहां पर उनके पाकिस्तानी सैनिकों का वहां पे जीना हराम कर सकते हैं और निरंतर उनके ऊपर फायर और गोलाबारी करके उनको वहां पर उनकी सिचुएशन को अनटेनेबल कर सकते हैं। उससे तकलीफ होगी पाकिस्तान को। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो सस्टेन्ड जो है स्कर्मिश कर पाए इंडियन आर्मी के साथ में लाइन ऑफ कंट्रोल में। आपको याद दिलाना चाहूंगा 2007 में कि किस प्रकार से हिंदुस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ताबड़तोड़ बमबारी करी थी और उसके चलते मुशर्रफ जो है घुटनों के बल गुहार लगाते आया था कि भाई सीज फायर करवा दो। तो वही हालात हमें इस बार फिर पैदा करने होंगे और एक भी मौका नहीं देना होगा उसको दोबारा से सांस लेने का और अपने आप को संभलने का। हमें उसको छोड़ना नहीं है। ये पिछले 70 साल से बीमारी चली आ रही है। ये अगले 70 साल तक किसी हालत में हम नहीं देख सकते कि ये बीमारी इसी प्रकार से चलती रहे। इसका इलाज वही है। इसका इलाज बहुत जरूरी है। और इसी बीच हम देख रहे हैं कि कर्नल उत्कर्ष राठौर भी हमारे साथ जुड़ गए। उनके पास मैं रुक करूंगी, लेकिन उससे पहले जरा बता दूं आपको, शहीद आशुतोष की पत्नी पल्लवी शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने पति को हंसकर विदा किया है क्योंकि वो बहुत बहादुर थे। आपने कहा था कि मैं अंतिम विदाई अपनी पति को हंसकर करूंगी। I kept my words. I'm still smiling. I'm happy about this. I'm so proud of him. I'm one of those lucky जो कल आशु को देख पाई, आशु से मिल पाई, आशु से बातें कर पाई। And believe my words, he had so calm and so satisfaction on his face कि मिलने के बाद मुझे लगा कि now I feel complete within myself. That's it. आपने कहा था कि उन्होंने वादा किया था कि जिस दिन आने का किया उसी दिन तिरंगे के अंदर आए हो। उन्होंने वादा किया था, 17 महीने से नहीं आए थे, कि जिस दिन इनकाउंटर हो जाएगा पल्लवी अगले दिन की फ़्लाइट पकड़ के आ जाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज वर्ड्स। जिस दिन इनकाउंटर हुआ उसके अगले दिन ही वाज विद मी। कर्नल उत्कर्ष राठौर हैं। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं भवानी का रुख करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने ही बातचीत की थी उनकी पत्नी से। भवानी, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है कि ऐसे वक्त पर भी चेहरे पर मुस्कान रखी जाए क्योंकि उन्होंने अपने पति से वादा किया था। लेकिन कितना पहाड़ उनके मन पर टूटा होगा। शायद आप वहां थे और महसूस कर पा रहे होंगे उसको भी आप। देखिए, बिल्कुल मैं अब जो तस्वीरें हैं बेहद भावुक है। काफ़ी हौसला रखने की कोशिश की, लेकिन अभी जब अंतिम विदाई दे रहे थे उस वक्त जो उनके भाई है आशुतोष, जिनका पैर फिसल गया, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो क्षण है, अंदर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मुक्तिस्थान स्थल की, कि अब ये परिवार के लोग हैं, तमाम परिवार के लोग हैं इस वक्त। और अब अभी तक उनकी पत्नी ने हौसला रखा, एक बूंद आंसू नहीं टपकाए। और उन्होंने कहा कि वो जब तक अपने पति को मुखाग्नि देने तक, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने तक वो हंसकर ही विदा करेगी। वो वादा निभा रही है। परिवार के तमाम लोग अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है और अंतिम विदाई दी जा रही है एक बहादुर को, एक बहादुर जांबाज को। उनके भाई हैं पीयूष शर्मा, जो खुद आर्मी से में हैं, उन्होंने कहा कि उनके भाई ने हमेशा बहादुरी दिखाई। 2 बार उनको सेना मेडल मिल चुका है। एक दफ़ा उन्होंने जब कश्मीर के अंदर ही एक टेरर ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने नज़दीक से एक जवान को गोली मारने की कोशिश की, आशुतोष शर्मा नज़दीक पहुंचे और कनपट्टी पे आतंकी की गोली मार दी। तो इस तरीके के बहादुर थे आशुतोष शर्मा, और इसीलिए 2 दफ़ा उनको सेना मेडल मिल चुका। और इसीलिए हर ऑपरेशन को वो कोशिश करते थे कि वो खुद लीड करे, फ्रंट से लीड करे। और हंदवाड़ा में भी उन्होंने फ्रंट से ही लीड किया था। ये बहादुरी की मिसाल है। उनके भाई का कहना, पीयूष शर्मा का, कि मेरे भाई ने शहादत दी, हमें गर्व है, परिवार को गर्व है, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। अब ये भवानी, जो फाइनल हंदवाड़ा में सिचुएशन थी, हंदवाड़ा ऑपरेशन में जो सिचुएशन थी, बंधक बनाया गया था कुछ लोगों को। बहुत आसान था अगर वहाँ बंधक नहीं होते उन आतंकियों को ख़त्म कर देना, लेकिन
ऐसी दिशा चुनी गई, सारे जो लोग थे आम नागरिक, उनको बचाया गया और उसमें हमारा ये जवान जो है वो शहीद हुआ है। हमारे साथ कर्नल उत्कर्ष राठौर भी हैं। कर्नल उत्कर्ष जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इससे पहले देखिए कर्नल दानवीर जी भी बता रहे थे कि जो कदम सरकार उठा रही है वो ठीक है, सही दिशा में है, लेकिन इस कदम को और प्रबल तरीके से उठाने की अब जरूरत है, क्योंकि हम नहीं देख सकते ऐसी तस्वीरें, तिरंगे में लपटा हुआ ये शहीद का शव नहीं देखा जा सकता, मुझसे हमारे पूरे देश से नहीं देखा जा सकता है। देखिए, जो आपने अभी विजुअल्स दिखाए, श्रीमती पल्लवी शर्मा अपने पति को विदाई देती हुई, मैं कहना चाहूँगा भारत एक वीरांगनाओं का देश है और फौज में इन्हें वीर नारियां कहा जाता है। मेरी उनको और शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को संवेदनाएं। आप जो कह रहे थे कि ये JNK की सिचुएशन पाकिस्तान के साथ अब इसका क्या करना चाहिए, बात सही है कि 30 सालों से हम थोड़ा थोड़ा खून बहा रहे हैं। शायद ही किसी मुल्क ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो। पैरामिलिट्री फोर्स ने, स्टेट पुलिस ने, यहाँ तक के सिविलियंस ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये एक जाहिर सी बात है कि इस चीज़ का इलाज आज की स्ट्रेटजी से संभव नहीं है। कर्नल दानवीर जो कह रहे थे, मैं उससे पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन आज का टाइम जिस तरीके से कोरोना महामारी चल रही है, उस वक्त अभी हमारे को संयम रखने की आवश्यकता है। हमको संयम रखना है और अपने काउंटर इन्फिल्ट्रेशन और काउंटर टेरर ऑपरेशंस को मजबूत करना है। पाकिस्तान ने एक रास्ता चुना है। पाकिस्तान जानता है कि ये लो कॉस्ट ऑप्शन है और भारत को पूरी तरह इंगेज किया जा सकता है। हम अगर इसको स्टेप अप आज करते हैं, हमारी प्राथमिकताएं बहुत अलग अलग होने वाली हैं। अपनी अर्थव्यवस्था को देखिए, अपनी बेरोज़गारी को देखिए, ये पूरी चीज़ जो कोरोना वायरस ने पटरी से उखाड़ दी है, उसे हमने ठीक करना है। तो अभी के लिए तो मैं यही कहूँगा कि यथावत स्थिति रखें, संयम बनाएं, सर्वेलेंस रखें आतंकवादियों को अपने इलाके में, और LOC पर मुंह तोड़ जवाब दें। कभी ठीक दिन आएंगे। कर्नल दानवीर जी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हुए जिनसे कहा गया कि ये करारा जवाब है, मुंहतोड़ जवाब है, लेकिन तस्वीरें दिखती हैं कि पाकिस्तान जो है वो सुधरता ही नहीं दिख रहा। एक के बाद एक आतंकवादियों को वो यहाँ भेज रहा है और उनसे मुठभेड़ में हमारे जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। ऐसे और क्या कदम उठाने चाहिए? क्या आपको लगता है और सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी होनी चाहिए या एयर स्ट्राइक होनी चाहिए, या और ऐसे क्या कदम है जो बहुत ज़रूरी है इन लोगों को, पाकिस्तान वालों को सबक देने के लिए? देखिए, मैं इसको इस तरीके से बताता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख में ये हालत है कि वहां की जो प्रांत है और सेंटर है, उनके बीच में जूतम पैजार चल रही है। कोरोना वायरस के चलते वहां पर फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस का अलग विचार है, आम लोगों का अलग है, और वहां पे बहुत कुछ अफरा तफरी का सा माहौल है। वो चाह रहे हैं किसी तरीके से, उनकी मंशा है कि हिंदुस्तान कुछ इस प्रकार से कार्रवाई करे कि पाकिस्तान फिर से एक हो जाए। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। और दूसरी चीज कि आप ये मत भूलिए कि जब ये धारा 370 हटी थी तो पाकिस्तान को इतना भारी धक्का लगा था, उसको ऐसा लगा था कि शायद दूसरा बांग्लादेश हो गया, और उनकी साइकोलॉजी पर बहुत बड़ा प्रहार हुआ, बहुत आहत हुए वो, और वो उससे निकल नहीं पाए, वो अभी भी नहीं निकल पाए हैं। और उसी को किसी तरीके से कंट्रोल करने के लिए वो आतंकवादियों को उन्होंने सर्दियों में पुश किया और नदन कश्मीर में आकर और इस प्रकार की घटनाएं करी। अभी तक 50 आतंकवादी, 50 कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, 60 आतंकवादी जो है हमने मारे दिए हैं, और हमने अपने 22 सैनिकों को हमारे 22 सैनिकों ने वीरगति को प्राप्त किया है। तो ये अभी आंकड़े हैं इस साल के, अभी अप्रैल मई है। तो आप ये समझिए कि ये किस प्रकार से लड़ाई चल रही है, और अभी हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान की जो अग्रिम चौकी, जैसा मैंने पहले बताया, और जो उनके जो आगे वाले जो
कर्नल दानवी जी, मैं आऊंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला भी हैं, श्रीनगर से हैं, और ये पल पल की अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे थे उस वक्त जब हंदवाड़ा ऑपरेशन चल रहा था। रिफत, और आतंकियों के छिपे होने की भी जानकारी मिल रही थी, क्या सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहे हैं? क्योंकि बहुत जरूरी है इन आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ लेना। देखिए हरी, मैं आपको बता दूं, यहाँ अगर मिलिटेंसी की बात करें, साउथ कश्मीर में भी मिलिटेंट्स एक्टिव हैं और नॉर्थ कश्मीर में भी। हालांकि सेंट्रल कश्मीर में बहुत कम मिलिटेंसी है। साउथ कश्मीर की अगर हम मिलिटेंसी की बात करें, लोकल मिलिटेंट्स वहाँ पे हैं, लेकिन नॉर्थ कश्मीर में काफ़ी सारे मिलिटेंट्स जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं और कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक करते हैं। चाहे उनको कहीं आर्मी का कैंप मिला, कोई भी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में, उनकी कोशिश यही रहती है कि वो किसी जगह भी अटैक करें। कल का जो अटैक हुआ, जो सीआरपीएफ पे हुआ, वो वहाँ पे तैनात थे सीआरपीएफ के लोग ड्यूटी पे, और अचानक से मिलिटेंट आ गए, उन पे हमला किया, जिसमें 3 सीआरपीएफ के लोगों की जान गई और वहाँ पे एक सिविलियन की भी मौत हुई, जो छोटा एक लड़का था। और साथ ही अगर हम हंदवाड़ा के दूसरे एनकाउंटर की बात करें, वहाँ पे एनकाउंटर चल रहा था, ठीक है रिफत, मैं आऊंगी आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है और कोरोना पर गुट निरपेक्ष देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया कोरोना से लड़ रही है, जबकि कुछ लोग आतंकवाद, फेक न्यूज जैसे वायरस फैलाने में लगे हैं ताकि समुदाय और देशों को बांटा जा सके। Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर गुट निरपेक्ष देशों के मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाया और इससे पहले पाकिस्तान सार्क के मंच पर कश्मीर का मसला उठाकर अपनी फजीहत करवा चुका है। ये दूसरी बार है जब कोरोना संकट में पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मंच का गलत इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने आरोप ये लगाया कि कश्मीर के लोगों को मेडिकल सुविधा और इंटरनेट सेवा नहीं दी जा रही है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने को भी पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। कानून मंत्रालय का एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसके बाद दिल्ली में शास्त्री भवन में एक फ्लोर को सील कर दिया गया है। शास्त्री भवन में कई मंत्रालय के दफ्तर हैं। पिछले महीने नीति आयोग की बिल्डिंग को सील किया गया था और उसके बाद अब इस मद्देनजर जब यहाँ कोरोना पॉजिटिव शख्स मिले हैं, कोरोना कानून मंत्रालय का एक अधिकारी है, दरअसल वो कोरोना पॉजिटिव निकला है। उसके बाद दिल्ली में शास्त्री भवन का एक जो फ्लोर है उसको सील कर दिया गया है। शास्त्री भवन में कई मंत्रालय के दफ्तर हैं। पिछले महीने आपको याद होगा नीति आयोग की बिल्डिंग जो थी वहां पर जब पॉजिटिव केस सामने आया तो उसको भी सील कर दिया गया था। अब उसके बाद यहाँ शास्त्री भवन को सील किया गया है स्थिति को देखते हुए, क्योंकि एक जो अधिकारी है वहां पर काम करता था वो कोरोना पॉजिटिव मिला है और उसके बाद पूरे शास्त्री भवन को सील कर दिया गया है। कई मंत्रालय आपको बता दें वहां पर है। अब वहां कौन कौन आता था, कौन कौन आया था इस बीच, उन सबको भी अब चेक करके सेल्फ क्वारंटीन करने के लिए बोला जाएगा और हो सकता है कि उनका चेकअप भी जल्द से जल्द हो। तो एक पूरा जो फ्लोर है वो दरअसल सील हुआ है अभी वहां की स्थिति को देखते हुए। कानून मंत्रालय का जो एक अधिकारी है दरअसल वो कोरोना पॉजिटिव निकला है। अब उनके संपर्क में कितने लोग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मंत्रालयों के दफ्तर वहां पर हैं और उनके संपर्क में कौन कौन आया उनको जल्द से जल्द चिन्हित करके उन्हें सेल्फ क्वारंटीन भेजा जा सकता है। कुछ लोगों का हो सकता है कि टेस्ट भी आगे लिया जाए कि कहीं और कोई भी तो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो ये कि शास्त्री भवन में कई मंत्रालय के दफ्तर होने की वजह से एक फ्लोर जो है उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। दिल्ली में आज सुबह से शराब की दुकानें खुलने से पहले ही लोगों की भीड़ जुटने लगी है। दिल्ली में 70% तक दाम बढ़ने के बावजूद दुकानों पर लोगों की भीड़ दिख रही है। यानी जो स्ट्रैटेजी दिल्ली सरकार बनाती दिखी कि अगर हम 70% टैक्स बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि जो लोग भारी तादाद में पहुंच रहे हैं वो थोड़े कम पहुंचे। लेकिन देखिए दूसरे दिन भी कुछ वैसी तस्वीरें नहीं दिखी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की रोहिणी और लक्ष्मी नगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 से 3 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है, लोग वहां पहुंचे हैं और दिक्कत यहाँ ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के जवान हैं वो उनको समझा रहे हैं, लेकिन कुछ जागरूक लोगों को भी होना होगा और कुछ तैयारियां सरकार को भी रखनी होंगी। यानी शराब की दुकानों पर जो भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि रेड जोन है दिल्ली में कई इलाके और वहां पर रेड जोन में भी
अगर इसी तरीके से लापरवाही हुई या चूक हुई तो वो बहुत भारी पड़ सकती है पूरे दिल्ली पर, न सिर्फ पूरे दिल्ली पर, पूरे देश पर भारी पड़ सकती है। और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कदम सरकार को उठाने चाहिए अगर स्थिति ऐसी ही रहती है, क्योंकि आज सरकार ने यह भी कहा कि 2 दिन के आकलन यानी कल और आज को भांपने के बाद अब आगे क्या कदम उठाने हैं। क्या शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाए या इस पर और सख्ती किया जाए, क्या कदम सरकार को उठाना है, उस पर वो मंथन कर रही है। और हो सकता है कि आज ही सरकार ये स्पष्ट करे कि आगे अब उसकी रणनीति क्या है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में तो फिलहाल जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और कुछ ऐसी खबरें भी इस बीच आ रही थी कि जो सील्ड इलाके हैं जहां से बिल्कुल भी लोगों को निकलने की इजाजत नहीं है, कुछ लोग वहां से भी दूसरे इलाके में जा रहे हैं और वहां शराब लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। अब सील्ड इलाके से लोग बाहर कैसे निकल रहे हैं वो भी अलग जांच का विषय है। लॉकडाउन के दौरान फीस बढ़ाने पर दिल्ली के 2 स्कूलों को सील कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के एपीजे स्कूल की शेख सराय और साकेत की ब्रांच को सील कर दिया गया। आरोप है कि स्कूल ने नियमों को नजरअंदाज करते हुए फीस को बढ़ाया तो बच्चों के माता पिता की शिकायत की थी, जिसके बाद स्कूल पर यह कार्रवाई की गई। और इसी बीच एक बड़ी खबर, देश भर में अब तक 46,433 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1568 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 195 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 3900 मरीज बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है, यानी ये बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अगर अभी तक हम पिछले 24 घंटों के आंकड़ों को देखते आए हैं, 2000 के करीब ये आंकड़े रहा करते थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में हम देख रहे हैं 3900 मरीज बढ़े हैं। और पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये भी चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि अभी तक ये आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन अगर 24 घंटे की स्थिति को देखें तो 195 लोगों की मौत हुई है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र में है, जहां मरीजों की तादाद 14,000 से ज्यादा हो गई है। कोरोना महामारी से जूझ रहे राज्यों में गुजरात जो है वो दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक करीब 6,000 सामने आ चुके हैं मामले। कोरोना मरीजों की संख्या में दिल्ली तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक करीब 5,000 मरीज सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु जो है वो चौथे नंबर पर है, जहां मरीजों का आंकड़ा 3,500 के पार है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां मरीज जो है वो 3,000 के पार।